हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। आगे के क्वेश्चंस करते हैं। हम मॉक 4 कर रहे थे यूके जुडिशियल सर्विसेज की, जिसमें हमने 1 to 50 क्वेश्चंस ऑलरेडी कर लिया था। तो अब 50 ऑनवर्ड्स ये करते हैं। अभी मैं बता दूं, जो लोग अभी नए जुड़े हैं टारगेट फॉर आईक्यू पे, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो इसका पहला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ये उस सेगमेंट का दूसरा पार्ट है। तो टारगेट फॉर आईक्यू की टीम के द्वारा मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं यूके जुडिशरी के लिए, जुडिशियल सर्विसेज के लिए, जो कि आपका 13 मार्च को होने का ये चीज़ है, होने वाला है एग्ज़ाम। तो उसके लिए अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं कि कितना तैयारी हुआ है, तो वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से चेक कर सकते हैं। और एक रिविज़न के हिसाब से भी इसको देख सकते हैं, रिविज़न भी कर सकते हैं यहाँ से आप। तो क्वेश्चन नंबर 51 में आते हैं। एविडेंस का आपका क्वेश्चन यहाँ से शुरू होता है कि एफिडेविट जो कि कोर्ट में दिया जाता है, उसको एविडेंस कंसिडर किया जाता है या नहीं किया जाता है। तो देखिएगा, अगर आप एविडेंस एक्ट को पढ़ेंगे तो इसके फॉर्मल जो इनिशियल सेक्शन से वहाँ पे आपको दो चीज़ें पता चलती है कि आर्बिट्रेशन के केसेस में एविडेंस का कोई रोल नहीं होता है, और दूसरी बात है कि एफिडेविट को एविडेंस नहीं माना जाता है। क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि ये जो एफिडेविट पे जो एविडेंस दिया जाता है, वो पर्सन का जब तक अगर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं हो तब उसको एविडेंस नहीं कंसिडर किया जाता है। डॉक्यूमेंट केस में आते हैं तो डॉक्यूमेंट कैरिकेचर भी हो सकता है, वर्ड्स प्रिंटेड, लिथोग्राफ, फोटोग्राफ भी हो सकता है, मैप इंस्क्रिप्शन भी हो सकता है। तो ऑल ऑफ दी अबव आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 53 देखिए, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट किसको कहते हैं? तो ये सेक्शन 114 अगर आप देखेंगे तो सेम आपको ये लाइंस मिलेगा कि प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट जो है वो मेजरली मे प्रिजम्पशन को कहा जाता है, और ये ह्यूमन एक्सपीरियंस और नेचुरल इवेंट्स लॉ ऑफ नेचर के हिसाब से आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, जिसमें कि बोला गया है कि हियर से एविडेंस जो है वो एडमिसिबल कब नहीं होगा। तो एज अ जनरल रूल हियर से एविडेंस को एडमिसिबल नहीं मानते हैं, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो मर चुका है तो 32 के अंदर उसका जो फैक्ट है वो रेलिवेंट हो जाता है। या फिर अगर कोई एक्सपर्ट है 60 क्लॉज 3 के अंतर्गत उनके ट्रेटीज़ के द्वारा अगर कुछ बात कही गई है तो उसको भी मान्य माना जाता है। तो इसमें ऑप्शन 2 अगर आप देखें तो इस ऑप्शन 2 में आपको लिखा हुआ है कि ऐसा चीज़ जो कि आई विटनेस के द्वारा देखा गया है या बोला गया है, तो जो पर्सन को उसने बोला है वो रेलिवेंट एविडेंस नहीं, आई विटनेस को खुद सामने आके ये अपनी गवाही देनी होगी। आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में सेक्शन 9 एविडेंस एक्ट, इसमें रामनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु जो है वो आइडेंटिफिकेशन परेड से रिलेटेड है। क्वेश्चन 56 आइए, जिसमें कि बताया गया है कि फैक्ट इनकंसिस्टेंट फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट्स, इसको प्ली ऑफ एलाबाई कहते हैं। ये आपको सेक्शन 11 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 57, एडमिशन जो है वो मेकर को बाइंड करता है, ये रिलेट करता है किस चीज़ से? तो फैक्ट से रिलेट करता है। पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस आपका कन्फेशन से रिलेटेड है। सेक्शन 27 जो आर्टिकल 27 के अगेंस्ट, सेक्शन 27 जो आपका एविडेंस एक्ट का है वो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है या नहीं है, इसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी को डिसाइड किया था स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस काठी कालू में। क्वेश्चन 60 देखिए, जिसमें कि बताया गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ हियर से। तो इसमें आपका कन्फेशन आ जाएगा, बाकी सारे एक्सेप्शन है हियर से रूल के। क्वेश्चन 61, पकाला नारायण स्वामी फेमस केस ऑन डाइंग डिक्लेरेशन। क्वेश्चन नंबर 62, एविडेंस एक्ट में डिक्लेरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कहाँ पे दिया हुआ है? तो 32 क्लॉज 2 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, किस तरीके के कौन कौन से एक्सपर्ट हो सकते हैं? तो यहाँ पे आपको तीनों जो ऊपर में एक्सपर्ट्स दिए हुए हैं उनके बारे में वो एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हैं। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, बैलिस्टिक गोली के बारे में भी एक्सपर्ट जो है वो अपना राय दे सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका फोर्थ नंबर, ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन 64, इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स द फैक्ट दैट द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ अ बैड कैरेक्टर। तो आप देखिएगा, कैरेक्टर एविडेंस के बारे में आपको सेक्शन 52 से लेकर 55 तक दिया गया है, जिसमें 52 और 55 बात करता है सिविल केसेस के बारे में, 53 और 54 बात करता है आपका क्रिमिनल केसेस के बारे में। तो क्रिमिनल केसेस में गुड कैरेक्टर एविडेंस दिया जा सकता है, बैड कैरेक्टर एविडेंस नहीं दिया जा सकता है, इररेलेवेंट है। अनलेस एंड अनटिल उसके बैड गुड कैरेक्टर के बारे में एविडेंस दिया जाए तो रिप्लाई में दिया जा सकता है। ये 54 में आपको बात कहा गया है, और इसीलिए ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुडिशियल एडमिशन एक तरीके का वेवर ऑफ प्रूफ की तरह वर्क करता है, क्योंकि सेक्शन 58 में अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि अगर कोई भी व्यक्ति एडमिशन कर देता है तो दूसरे व्यक्ति को आपको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, फैक्ट्स नीड नॉट बी प्रूव में आ जाता है।
क्वेश्चन 66 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा ऐसा एविडेंस है जो सारे तरीके के फैक्ट्स को प्रूव करते हैं लेकिन कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो ओरल एविडेंस में आपको सेक्शन 22 आप देखेंगे तो वहाँ पे साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट के बारे में केवल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही दिया जा सकता है। सेक्शन 22 रेड विथ सेक्शन 91, 92 से आपको पता चल जा सकता है। सेक्शन 59 और 60 में भी ये बात स्पष्ट रूप से कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 67 में आइए, जिसमें कि बताया गया है कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो जुडिशियल नोटिस जो है वो आपको 56, 57 में दिया गया है। एडमिशन के बारे में आपको सेक्शन 17 में दिया गया है। एकम्प्लिस के बारे में सेक्शन 133 में दिया गया है। प्राइवेट डॉक्यूमेंट बिल्कुल सही है, सेक्शन 75। सेक्शन 92 एविडेंस एक्ट का बायलैटरल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर आधारित है। 105 एविडेंस एक्ट जो है वो क्रिमिनल ट्रायल के लिए अप्लाई होता है। 113A को 1983 में ऐड किया गया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द केस ऑफ स्टॉपल? तो क्योंकि पलविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब स्टॉपल का केस नहीं है, कन्फेशन का केस है। पिकर्ड वर्सेस सीयर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन स्टॉपल। नेक्स्ट देखेंगे एकम्प्लिस से रिलेटेड एविडेंस जो है वो सेक्शन 133 में दिया गया है। उसके बाद है कि ऐसा क्वेश्चन जो कि सजेस्ट करता है आंसर, इसको क्या बोलेंगे हम? लीडिंग क्वेश्चन कहते हैं। अंडर द एविडेंस एक्ट द कोर्ट में परमिट विच सच क्वेश्चंस विच इट रिगार्ड्स इनडिसेंट एंड स्कैंडलस। इनडिसेंट एंड स्कैंडलस क्वेश्चन के बारे में ये जो है वो कहा गया है कि नहीं पूछा जा सकता है, लेकिन वो रेलिवेंट अगर है, फैक्ट इन इशू से रिलेट करता है तो फिर पूछा जा सकता है। विच ऑन द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? देखिए क्या मैच नहीं है। तो इम्पीचिंग द क्रेडिट ऑफ विटनेस, ये जो है आपका सेक्शन 155 में दिया हुआ है। 154 में आपको हॉस्टाइल विटनेस के बारे में बताया जाता है। अब आइए आप सीपीसी के क्वेश्चन पे। सीपीसी के क्वेश्चन जो है 76 से स्टार्ट हुआ है। तो 76 क्वेश्चन में पूछा गया है कि रॉन्गफुल पोजेशन में अगर प्रॉफिट कोई अर्न करता है तो उसको क्या कहते हैं? उसको मीन प्रॉफिट कहते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 12 में सीपीसी में बताया गया है। प्लीडर को डिफाइन किया गया सेक्शन 2 क्लॉज 15 में। पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन के बारे में सेक्शन 6 में बताया गया है। सेक्शंस में अगर कोई भी सीपीसी के सेक्शंस में अगर आपको अमेंडमेंट चाहिए तो ये जो है वो पार्लियामेंट के द्वारा अमेंड किया जाता है। धुलाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस ऑन जुरिसडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट। रेस जुडिकाटा जो है उसका प्रिंसिपल परफॉर्मर डिफेंडेंट के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। क्वेश्चंस, कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट के द्वारा डिसाइड किए जा सकते हैं? तो ये आपको सेक्शन 47 में दिया गया है। और 3 चीज़ों के बारे में एग्जीक्यूटिंग कोर्ट डिसाइड करते हैं, जिसमें कि आपका एग्जीक्यूशन, डिस्चार्ज और सेटिस्फैक्शन आता है। क्वेश्चन नंबर 83 में आइए। क्वेश्चन 83 में आपको सेक्शन 51 सीपीसी के बारे में बताया गया है कि कौन सा ऐसा मोड है जो कि एग्जीक्यूशन का अप्लाई किया जा सकता है। उसमें सर्विंग और समन के बारे में नहीं बात किया गया है, इसलिए ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें अगर आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर सूट फाइल करना है तो उसके लिए आपको नोटिस देना पड़ेगा। सेक्शन 79 और 80 में ये बात कही गई है। तो अगर रेलवे अथॉरिटी है तो उसमें वैसे केस में जनरल मैनेजर जो होंगे रेलवे के, उनको दिया जाता है। सेक्शन 89 जो है वो उसमें आपको सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट आउटसाइड द कोर्ट के बारे में बताया गया है। मिसमैच्ड सेक्शन को यहाँ पे देखना है। पावर ऑफ एपिलेट कोर्ट जो है वो आपका सेक्शन 107 में दिया गया है। बाकी सारे प्रोविजन आपके सही हैं, तो ये आपका एक गलत हो गया। 87 में देखिए ऑर्डर 1 रूल 8 में रिप्रेजेंटेटिव सूट के बारे में बताया गया है। और लेकिन ये चीज़ जो प्रेजेंट किया जाता है वो रिटन परमिशन मांगा जाता है। जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके रिटन परमिशन है, तभी ऑर्डर 1 रूल 8 में केस फाइल किया जा सकता है। प्लीडिंग के बारे में आपको ऑर्डर 6 में बताया गया है। प्लेंट और रिटन स्टेटमेंट को प्लीडिंग कहते हैं। सेट ऑफ हमेशा ही रिकवरी ऑफ मनी सूट में होगा और ये ऑर्डर 7 रूल 6 में आपको दिया गया है। ऑब्जेक्ट ऑफ ओरल एग्जामिनेशन, ये ऑर्डर 10 रूल 2 में क्या है इसका ऑब्जेक्ट? टू इलुसिडेट द मैटर्स इन कंट्रोवर्सी इन द सूट। ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 1। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 91 पे। क्वेश्चन नंबर 91 में आपको एफिडेविट से रिलेटेड पूछा गया है, तो ये ऑर्डर 19 में बताया गया है। ऑर्डर 23 जो है वो विड्रॉल ऑफ सूट से रिलेटेड है। उसके बाद आपको कॉम्प्रोमाइज़ के बारे में बताया गया है कि अगर कोई भी अग्रीमेंट जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर इंटर किया जाता है रिप्रेजेंटेटिव सूट में और अगर बिना कोर्ट के लीव के द्वारा वो किया जाता है तो ये आपका वॉइड हो जाएगा। इंटरप्लीडर सूट आपको सेक्शन 88 और ऑर्डर 35 में दिया गया है, तो ये ऑप्शन आपका 4 करेक्ट हो जाएगा। अटैचमेंट बिफोर जजमेंट से रिलेटेड आपका ऑर्डर 38 रूल 5 से 13 तक दिया गया है। Which of the following ground is not appropriate ground for temporary injunction under the code of civil procedure? तो इसमें कौन सा ऐसा ग्राउंड है जो कि सही नहीं है?
तो इसमें आपको दिया है दैट द प्रॉपर्टी इन डिस्प्यूट इज़ लाइकली टू बी रिक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट। ये आपका परफेक्ट ग्राउंड नहीं है ये टेम्परेरी इंजंक्शन लेने के लिए। ऐसे अगर देखा जाए तो आपका इस 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पहला प्राइमा फेसी केस होना चाहिए, दूसरा आपका जो इररिपेयरेबल डैमेज होना चाहिए, और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस जो है वो दूसरे पार्टी के फेवर में होना चाहिए, मतलब आप जो मांग रहे हैं उसके फेवर में होना चाहिए। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के बारे में बताया गया है कि ये पेंडेंसी ऑफ सिविल प्रोसीडिंग के मतलब ये इंटरिम रिलीफ है एक तरीके का, तो इसीलिए ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। रूल 6 to 10 ऑफ ऑर्डर 39 किसके बारे में बात करता है, तो ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के बारे में बात करता है। ऑर्डर 42 ये अपील फ्रॉम एपेलेट डिग्री के बारे में बात करता है। क्वेश्चन 100 में देखिए, मॉर्गन स्टैनले म्यूचुअल फंड वर्सेस कार्तिक दास का जो केस है ये आपका इंटरिम इंजंक्शन से रिलेटेड है, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहा जाता है, तो फिक्का भी कहा जाता है। सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ में आपका शरीयत भी शरीयत जो है वो सोर्स में नहीं आएगा, पर्टिकुलरली आपका कुरान हदीस इस्मा को हम ये कहते हैं। वैलिड मुस्लिम मैरिज के बारे में ऑफर होना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, सेम टाइम पे और सेम प्लेस में होना चाहिए। 103 का आपका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडिफाइज द एप्लीकेशन ऑफ मुस्लिम लॉ, तो ये आपको तीनों एक्ट जो है वो मॉडिफाई करते हैं, तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम मैरिज जो है वो एक तरीके का सिविल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसलिए ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लॉज अप्लाई इन इंडिया, कौन सा मुस्लिम लॉज जो है वो अप्लाई करता है इंडिया में, तो इसका ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। इट इज़ नेसेसरी दैट हिजाब एंड कबूल शैल बी कंप्लीटेड इन 1 मीटिंग, ये बात सही है, तो इसका ऑप्शन ट्रू करेक्ट 1 जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। प्यूबर्टी से रिलेटेड वाइफ के केसेस में होता है, तो ये आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम जो है वो 2 वाइफ्स टू हैव 2 वाइफ्स एट अ टाइम इफ दीज 2 वाइफ्स आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे 2 वाइफ अगर रिलेटेड होंगी तो उनका मैरिज जो है वो सही नहीं माना जाता है, प्रोहिबिटेड मैरिज माना जाता है। तो कंसैंग्विनिटी, एफिनिटी और फॉस्टरेज के केसेस में, यानी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। हस्बैंड के डेथ के बाद वुमेन जो है अगर रिटेन करती है पोजेशन हस्बैंड के प्रॉपर्टी का, तो जब तक वो कर सकती है जब तक उसका डावर पे नहीं किया गया है, इस राइट को हम रिटेंशन का राइट कहते हैं, तो ऑप्शन 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। मुस्लिम लॉ में मैरिज अगर कंज्यूमेट नहीं हुआ है, ठीक है, वेदर कंज्यूमेटेड और नॉट, ठीक है, इद्दत कब कब ऑब्जर्व करना होगा, तो डाइवोर्स के केस में, और अगर हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो वैसे केस में। मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड इज फसीद, फसीद कहते हैं इसको, वॉइड कहते हैं, सॉरी वॉइडेबल कहते हैं, तो ये मैरिज ड्यूरिंग इद्दत पीरियड फसीद मैरिज कहलाता है, ठीक है। आफ्टर डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन कैन मैरी ओनली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ इद्दत, इद्दत के कंप्लीशन पे ही डाइवोर्स के केस में मुस्लिम वुमेन मैरी कर सकती है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट, ये जो हनफी स्कूल में आपका आता है, ठीक है, ये बेस किया गया हनफी स्कूल पे। मदर्स राइट टू हैव द कस्टडी ऑफ माइनर चाइल्ड, इसको क्या कहते हैं, तो हिजनत कहते हैं। हिजनत का मतलब क्या होता है, तो मदर और फादर के कस्टडी से रिलेटेड के राइट को आपको हिजनत कहते हैं। वक्फ के किसको, वक्फ जो है वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के कॉन्टेक्स्ट में ये बनाया जा सकता है, ठीक है। हिंदू मैरिज एक्ट का आपका डेट पूछा गया है कि किस डेट पे इन्फोर्स किया गया है, तो आपका 18 मई 1955 को इन्फोर्स किया गया है। मैरिज अंडर हिंदी लॉ बिटवीन सपिंदाज, ये जो है वो किस तरीके का मैरिज होगा, कब वैलिड होगा, जनरली तो ये वॉइड मैरिज हो जाएगा, लेकिन मैरिज वैलिड भी होगा अगर वो कस्टम और यूसेज के हिसाब से किया गया मैरिज है। तो रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट से रिलेटेड सेक्शन आपका सेक्शन 9 है। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सेक्शन 9 का सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है। अडल्ट्री जो है वो अब ग्राउंड है सिर्फ डाइवोर्स और जुडिशियल सेपरेशन का। पहले अडल्ट्री जो है वो 497 आईपीसी में एक तरीके का आपका ऑफेंस भी होता था, लेकिन जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के आने के बाद वो अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है। इफ़ पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज आर सपिंडा टू ईच अदर, तो ये आपका वॉइड मैरिज होता है, आपको सेक्शन 11 रेड विथ सेक्शन 5 में आपको मिल जाएगा। 124 देखते हैं। अ डिक्री ऑफ नलिटी ऑफ मैरिज इन केस ऑफ वॉइडेबल मैरिज अनल्स द मैरिज, किस डेट से अनल करेगा, तो डेट ऑफ मैरिज से अनल करेगा। डाइवोर्स से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 13 में दिया हुआ है। किस ग्राउंड पर डाइवोर्स नहीं मिल सकता है, तो एपिलेप्सी के ग्राउंड पर डाइवोर्स नहीं मिल सकता है, ये आपके रीसेंट अमेंडमेंट में आया है। सेक्शन 14 में आपको बताया गया है कि कुछ बार इम्पोज किए गए हैं, तो ये डिवोर्स से रिलेटेड सेक्शन आपको प्रोवाइड किया गया है। 24 आपके मेंटेनेंस से रिलेटेड है, इसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों को ही मेंटेनेंस दिया जा सकता है। इंटरिम रिलीफ से रिलेटेड आपका सेक्शन 24 है। हिंदू फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को हम जूरिस्टिक पर्सन भी इज़ नॉट अ जूरिस्टिक पर्सन, इसको जूरिस्टिक पर्सन नहीं कहा जा सकता है, ठीक है।
उसके बाद आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द एयर ऑफ क्लास 2 ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 ब्रदर एंड सिस्टर बाय यूट्रीन ब्लड आ जाता है। हु इज़ नेचुरल गार्डियन ऑफ अ मैरिड माइनर गर्ल, तो इसमें हस्बैंड आ जाते हैं। मैरिड वुमेन कैन अडॉप्ट अ चाइल्ड विद द कंसेंट ऑफ हर हस्बैंड, तो ये आपका प्रोविजन आ गया अडॉप्शन से रिलेटेड, तो कंसेंट ऑफ हस्बैंड ज़रूरी है। हु इज़ एलिजिबल टू अडॉप्ट अ सन, जिसके पास कोई बेटा नहीं होगा वही एलिजिबल हो जाएगा यहाँ पे। सेक्शन 20 इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड से रिलेटेड हिंदू अडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट में उसके माइनॉरिटी के बारे में पूछा गया है, तो ये यहाँ पे ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं आपके ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से रिलेटेड। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या चीज़ इंक्लूड नहीं करता है, तो आपके डेफिनेशन सेक्शन में ही ये चीज़ दिया हुआ है कि ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास और स्टैंडिंग टिम्बर को इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहते हैं। अब आते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड बाय सरेंडर ऑफ टेनेंट इज नॉट ट्रांसफर, तो इसमें ये केस हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। अंडर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट लिविंग पर्सन का क्या मतलब होता है, तो इसमें आपके ऑल ऑफ दीज आ जाएंगे। फ्यूचर मेंटेनेंस को नहीं ट्रांसफ़र किया जाता है, आपके सेक्शन 6 में बताया गया है कि किस तरीके के प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जा सकता है और किस तरीके के प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ठीक है, तो इसमें कैन ट्रांसफर अ माइनर कैन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कैन नॉट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, कैन एक्सेप्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, ये आपका 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वेदर ट्रांसफर कैन बी मेड इन फेवर ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन, येस बाय मशीनरी ऑफ ट्रस्ट, ये आपका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि सेक्शन 13 जो है आपका ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इस बात की ओर इशारा करता है। रूल अगेंस्ट डबल पॉसिबिलिटीज वॉज रिकोगनाइज इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस, तो वाइट वी वर्सेज मिशेल के केस में इसको किया गया है। 142 में आपको एक ऐसा चीज़ बताया गया है कि जो कि वॉइड है, तो ये वॉइड ट्रांसफर्स के बारे में सेक्शन 25 में बताया गया है। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो ऑल ऑफ द अबव के ऊपर एप्लीकेबल होता है। को ओनर अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं तो वो वैलिड ट्रांसफ़र कहलाता है। कूपर वर्सेस कूपर लैंडमार्क केस है सेक्शन 35 डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन के ऊपर। सेल का डेफिनेशन आपका सेक्शन 54 में बताया गया है। यूसुफ्रुक्ट्री मॉर्गेज के बारे में 58D में बताया गया है। और मॉर्गेज बाय डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स में रजिस्ट्रेशन का ज़रूरत नहीं होता है। 106 में बताया गया है कि ईयर टू ईयर लीज़ को अगर टर्मिनेट करना है तो ये आपको 6 मंथ्स का नोटिस पीरियड देना होगा। और वैलिड लीज़ को डिटरमाइन किस तरीके से किया जाता है ये आपको सेक्शन 111 में दिया हुआ है टीपी एक्ट में, और इसमें ऑल ऑफ दी अबव आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और एक तरीके से रिविजन हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में।